नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 28 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तथा पीआईबी के समाचारों को आधार बनाकर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाते हैं। साथ साथ यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देते हैं और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करते हैं। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और ये वर्कशॉप भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्कशॉप का आयोजन आगामी 30 अक्टूबर 2022 को किया जाएगा। हमारे सभी ऑफलाइन वर्कशॉप जो 30 अक्टूबर 2022 को आयोजित हो रहे हैं, इसमें एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा। ये 4 से 5 बजे के बीच में सायंकाल में होगा और इसी मॉक टेस्ट के आधार पर आपके आईएएस वर्कशॉप का एक संचालन 5 से 7 बजे के बीच में किया जाएगा। जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि ये आईएएस के ऑफलाइन वर्कशॉप अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन अगर हम देखें तो कोलकाता में किया जाएगा, जिसे सी दीक्षित सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस वर्कशॉप के अगर हम स्थल की बात करें तो वेन्यू का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। आईएएस के ऑफलाइन वर्कशॉप का दूसरा आयोजन बेंगलोर में होगा और यहाँ पर अगर हम वेन्यू की बात करें तो आप वेन्यू का एड्रेस यहाँ पर देख सकते हैं। इसका संचालन भरत सर के द्वारा किया जाएगा। पुणे में आयोजित होने वाले आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप को अभिषेक शुक्ला सर संचालित करेंगे। वेन्यू के संदर्भ में सूचना आप यहाँ से एड्रेस के रूप में देख सकते हैं। और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो जयपुर में आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप को विजय नारायण सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। वेन्यू का एड्रेस आप यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप के जो वेन्यू हैं उनके एड्रेस के संदर्भ में जो लिंक वो दिया गया है, आप वहां पर जाकर जो भी स्थल है जहां पर इन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है उसकी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया गया है वहां पर आप मिस कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा के इन आईएएस ऑफलाइन के वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। इन वर्कशॉप के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा में किस रूप में आप सफलता अपनी सुनिश्चित करें, इसके अलग अलग तथ्यों के बारे में चर्चा की जाएगी। इसमें भाग लें और सिविल सेवा में अपने चयन को सुनिश्चित करें। आप अभ्यर्थियों के लिए दूसरी महत्वपूर्ण सूचना हमारे साप्ताहिक समसामयिकी के रूप में है और इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो एक्सप्लेन्ड की हमारी जो सीरीज है उसको प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 8 से 9 के बीच में लाइव रूप में संचालित किया जाता है। और इस शुक्रवार को अगर हमारा विषय देखें तो ये है यूके के नए पीएम ऋषि सुनक। तो इसके संदर्भ में अलग अलग जो पक्षों की उसकी चर्चा लाइव रूप में की जाएगी। आप सभी शुक्रवार को 8 से 9 के बीच में हमारा जो लाइव सत्र संचालित होगा एक्सप्लेन्ड का, उसमें अवश्य भाग लें। आज के दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं और पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतों या पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 आपको पहाड़ियाँ दी गई हैं, कैंटरबरियन, ऑवर्न, मैटरहॉर्न और साथ साथ टाट्रा पर्वत। तो इनकी अगर हम पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर व्यवस्था करने की बात करते हैं तो इसके लिए हमें इनको मैप में देखने की आवश्यकता है, तभी हम एक तरह से इनकी सही रूप में जो स्थिति है उसका अनुमान लगा सकते हैं। तो अगर हम चारों पहाड़ियों में देखें तो सबसे पश्चिम में अगर हम देखें तो कैंटरबरियन माउंटेन है और ये एक तरह से आपका स्पेन के प्रमुख रूप से भाग में स्थित है। उसके बाद अगर हम ऑवन की बात करते हैं तो ये फ्रांस में स्थित है। मैटरहॉर्न की बात करते हैं स्विट्जरलैंड में। अंतिम रूप में अगर हम देखें तो टाट्रा पर्वत का भाग है जो प्रमुख रूप से स्लोवाकिया के भाग में स्थित है। तो अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं तो कैंटरबरियन, एवर्न, मैटरहॉर्न और एक तरह से टाट्रा, यह एक तरह से आपका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम होगा। इस रूप में अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 यह पश्चिम से पूर्व के क्रम में ही लगे हुए हैं। तो इसीलिए हमारा उत्तर है ए, 1, 2, 3, 4। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगर हम स्विट्जरलैंड के लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर की बात करें तो उनके द्वारा प्रकाश का उपयोग करके अलग अलग जो स्थलाकृतियां हैं उनमें एक तरह से अलग अलग प्रकार की जो इमेज है उनको बनाया जाता है। कोविड-19 के समय अगर हम देखें तो हैरी हॉफस्टेटर के द्वारा प्रकाश का उपयोग करके मैटरहॉर्न जो पहाड़ियां हैं स्विट्जरलैंड में, वहां पर अलग अलग देशों के ध्वज को एक तरह से यहाँ पर प्रकाशित किया गया था। तो इस रूप में आप देखें प्रकाश का उपयोग करके उनके द्वारा अलग अलग स्थलाकृतियों में जो भी एक तरह से कह सकते हैं इमेज होती है उनका निर्माण किया जाता है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सैयद इब्राहिम खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। आप ध्यान रखें सैयद इब्राहिम खान को रस खान के नाम से भी प्रमुख रूप से जाना जाता था और उनके द्वारा अलग अलग रूप में जो कविताएं लिखी गई थी उसी आधार पर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। पहला विकल्प, वे 16वीं सदी के सूफी कवि थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा या हरदोई में हुआ था। इनका जन्म 16वीं सदी में हुआ था और सूफी कवि थे और उत्तर प्रदेश के अमरोहा या हरदोई के क्षेत्र में इनका जन्म माना जाता है।
दूसरा, वे कृष्ण के अनुयायी बन गए और अपना संपूर्ण जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। अगर हम भगवान कृष्ण के प्रमुख भक्तों की बात करें तो उनमें रसखान का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो दूसरा कथन भी सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर है सी। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि भगवान कृष्ण के 2 प्रमुख मुस्लिम जो भक्त हैं उनके संदर्भ में अलग अलग जो स्थल हैं उनको संरक्षित करने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा और इसे प्रमुख रूप से मथुरा में किया जा रहा है। अगर हम 2 प्रमुख भक्तों की बात करें तो ये है रस खान, जिन्हें सैयद इब्राहिम खान के नाम से भी जाना जाता है, और ताज बीबी। रस खान 16वीं शताब्दी के प्रमुख सूफी कवि हैं। साथ साथ आप ध्यान रखें वो कृष्ण के बड़े भक्त हैं और उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय वृंदावन में व्यतीत किया। इसी तरीके से अगर हम ताज बीबी की बात करें तो उन्हें मुगल मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। ताज बीबी के बारे में प्रसिद्ध है कि वह एक प्रशासक की बेटी थी, जिस प्रशासक को मुगल सरकार के द्वारा गोकुल क्षेत्र के संरक्षण के लिए नियुक्त किया गया था। तो इन दोनों के संदर्भ में अलग अलग जो भी इनकी मजारें हैं उनको एक तरह से प्रमुख रूप से संरक्षित करने का जो प्रयास है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन की स्थितियों को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी मूल के रक्षा उपकरण है? हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल, जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली, MIM 104 पैट्रियट मिसाइल, SAMP-T मिसाइल सिस्टम, स्टिंगर मिसाइल प्रणाली। इन पांचों में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो केवल SAMP-T को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी आपके हैं वो एक तरह से अमेरिका में प्रमुख रूप से विकसित रक्षा के उपकरण हैं। अगर हम पहले उपकरण की बात करें तो यह हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल है, यह रेथॉन कंपनी के द्वारा विकसित है अमेरिका में। इसी के साथ साथ दूसरी अगर हम देखें तो जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है, यह रेथेन और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा विकसित है। अगर हम पैट्रियट मिसाइल की बात करें तो यह भी रेथेन और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा विकसित है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख रूप से स्टिंगर मिसाइल, तो यह रेथॉन मिसाइल डिफेंस के द्वारा विकसित है, यह भी अमेरिका की है। यहाँ पर प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो जो हम मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं SAMP-T, तो यह प्रमुख रूप से जो मिसाइल डिफेंस का सिस्टम है इसको यूरोसैम के द्वारा विकसित किया गया है और ये एक संयुक्त कंपनी है MBDA फ्रांस और इटली की, और साथ साथ अगर हम थेल्स कंपनी की बात करते हैं फ्रांस की। तो अगर हम SAMP-T सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो एक तरह से मिसाइल डिफेंस का सिस्टम है ये प्रमुख रूप से यूरोप का है। तो इसको छोड़कर जितने भी हमने रक्षा उपकरण की बात करी ये सभी एक तरह से अमेरिका के हैं, यानी चौथा अमेरिका का उपकरण नहीं है और पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 5 हमारे उत्तर हैं। तो हमारा उत्तर है सी, केवल 1, 2, 3 और 5 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में जो प्रमुख रूप से एक तंत्र उपयोग किया गया था एयर डिफेंस के लिए, हॉक, उस एयर डिफेंस सिस्टम को स्टोर करके अमेरिका में रखा गया है और माना जा रहा है कि ये जो हॉक एयर डिफेंस सिस्टम है वियतनाम युद्ध के समय का, उसको अपग्रेड करके एक तरह से यूक्रेन को सप्लाई करने की बात चल रही है, जिससे कि रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर मिसाइल हमला किया जा रहा है उससे यूक्रेन अपना बचाव कर सके। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नकोरा किस देश का एक शहर है? नकोरा की अगर हम बात करें तो लेबनान का प्रमुख रूप से दक्षिणी भाग में स्थित एक शहर है, इसीलिए हमारा उत्तर है बी, लेबनान। लेबनान के नकोरा शहर के संदर्भ में प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि इजराइल और लेबनान इनके द्वारा एक तरह से जो समुद्री एक तरह से सीमा है उस पर एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है और दोनों के द्वारा जो समझौता है वो अलग अलग संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में हस्ताक्षर किया गया है और इस आधार पर माना यह जा रहा है कि लेबनान और इजराइल का जो बॉर्डर है उससे लगते हुए समुद्री क्षेत्र में जो काना गैस फील्ड है वहां पर प्रमुख रूप से गैस का जो खनन है वो समुद्री क्षेत्र से करने का प्रयास किया जाएगा। नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन करने का ये जो काना गैस फील्ड है इसमें काम एक तरह से शुरू होगा और माना जा रहा है कि यहाँ पर जो भी गैस एक तरह से प्राप्त की जाएगी उसके बदले में कुछ भरपाई या कंपनसेशन के रूप में जो पैसा है वो इजराइल को भी दिया जाएगा। अगर हम लेबनान और इजराइल की बात करें तो यह जो रेखा है वो प्रमुख रूप से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करती है और जहां तक समुद्री क्षेत्र में सीमा की बात है तो पहले नंबर की जो रेखा है वो एक तरह से मानी जाती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से एक इजराइल की सीमा यहां पर मानी जाती है। कहां पर? अगर हम बात करते हैं समुद्री क्षेत्र के लिए। इसकी तुलना में अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो लाइन नंबर जो 23 है उसको प्रमुख रूप से लेबनान की समुद्री सीमा के रूप में एक तरह से माना जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए विवादित स्थिति है कि इजराइल की सीमा आगे है और लेबनान की सीमा एक तरह से पीछे है। तो इस रूप में ये जो बीच का भाग है यहीं पर आप देखें प्रमुख रूप से यह काना गैस फील्ड है। तो यहाँ पर गैस का जो भी उत्पादन है
उसे करने के लिए लेबनान और इजराइल ने अमेरिका के साथ में एक तरह से समझौता हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के संदर्भ में जो भी पत्र हैं वो इजराइल और लेबनान के बीच में आपस में आदान प्रदान किए जाएंगे और इसका आदान प्रदान अमेरिका के मध्यस्थ की उपस्थिति में लेबनान के नकोरा शहर में ही किया जाएगा और इसीलिए नकोरा शहर वर्तमान में चर्चा में है और हमने इसी को आधार बनाकर आपसे प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पूछा है। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य और राज्य संघ राज्य क्षेत्र जहां पर यह स्थित है। पहला, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दिल्ली में स्थित है, सही कथन है। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, यह असम में स्थित है, सही है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा गया है कौन से युग्म यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आप देखिए चारों युग्म का मिलान सही है, इसीलिए हमारा उत्तर है डी, सभी चारों युग्म सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि अगर हम दिल्ली में असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पर 4 कृत्रिम रूप से जो झरने उनका एक तरह से उद्घाटन किया गया है और कोशिश ये है कि इस वन्यजीव अभयारण्य के साथ में जो भी एक तरह से यहाँ पर सेंसिटिव क्षेत्र है जिसको एक तरह से असोला भट्टी ESJ का नाम दिया गया है। जब हम ESJ की बात करते हैं तो इसको हम ध्यान रखें इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ये जो अगर हम कलर देखते हैं तो ये जो आपका एक तरह से यहाँ पर ऑरेंज कलर का भाग है ये मेन वन्यजीव अभयारण्य के बाहरी भाग है। तो इसको संरक्षित करके मेन असोला भट्टी जो वन्यजीव अभयारण्य है दिल्ली में उसको संरक्षित करने का प्रयास है। तो इसके आसपास के क्षेत्र में लगता हुआ यह इको सेंसिटिव जो जोन है इसमें प्रमुख रूप से किसी भी तरह के निर्माण या खनन की स्थितियों को रोका जा रहा है जिससे असोला भट्टी जो वन्यजीव अभयारण्य उसका संरक्षण किया जा सके। अगर हम असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो यहाँ पर खतरे में रहने वाली प्रजातियाँ रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर हैं। इसी के साथ साथ लगभग खतरे की स्थिति में पेंटेड स्टॉर्क, व्हाइट एबिस और यूरोपियन रोलर है। और रेयर रूप में दिखने वाले एक तरह से प्रजाति अगर हम देखें तो ब्लैक फ्रैंकोलिन और ग्रे हेडेड फिश ईगल। तो इस रूप में आप देखें इस वन्यजीव अभयारण्य में कई प्रजातियों के संरक्षण की स्थितियां बनती हैं। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम इसी वर्ष यानी 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, संघाई सहयोग संगठन, भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य है। अगर हम एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की बात करें तो भारत इसके प्रारंभिक संस्थापक सदस्यों में चीन के साथ शामिल है। अगर हम बात करते हैं दूसरे और तीसरे समूह की तो भारत इसमें बाद में एक तरह से शामिल हुआ है। तो इस रूप में हमारा उत्तर है डी, 1, 2, 3 तीनों सत्य हैं। दैनिक क्विज के अंतिम भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम एमिशंस गैप रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में चर्चा करेंगे जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया जाता है कि 2030 में जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनके उत्सर्जन का स्तर क्या होगा और आदर्श रूप में स्तर क्या होना चाहिए। तो दोनों एक तरह से हमें ये बताते हैं कि हम लक्ष्य से एक तरह से कितने दूर हैं। तो मान लीजिए लक्ष्य से हम पीछे हैं 10%, 20%, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको यह अनुमान मिलता है। अगर हम 2022 की एमिशंस गैप रिपोर्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख रूप से पर्यावरण से संबंधित संस्था है UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना आप देखें तो 1972 में की गई थी और इसका मुख्यालय अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में केन्या देश की जो राजधानी नैरोबी है वहां पर इसका मुख्यालय है। 2022 की अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट का शीर्षक आप ध्यान रखें, द क्लोजिंग विंडो, क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटीज। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2022 की अगर हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बात करें तो जिसे हम COP27 के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन आने वाले समय में मिस्र के शहर शर्म अल शेख में किया जाना है। और माना जा रहा है कि दुनिया में जो लक्ष्य एक तरह से बनाए गए थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वो लक्ष्य एक तरह से प्राप्त करने की स्थिति से हम पीछे हैं। तो माना यह गया कि 2021 में जो एक तरह से COP26 की बैठक ग्लासगो में आयोजित की गई थी वहां की स्थितियों में बहुत ज्यादा एक तरह से सुधार नहीं हुआ है। 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित हुआ वहीं पर पेरिस जलवायु समझौता किया गया। इसमें प्रमुख रूप से यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो औद्योगिक स्तर जो एक तरह से अर्थव्यवस्था में वैश्विक स्तर पर बने हैं उसके पहले के समय हम देखें जो भी एक तरह से तापमान था उसमें तापमान में हम केवल 1.5 डिग्री की वृद्धि एक तरह से अनुमानित रूप में अनुमति देंगे। यानी अगर मान लीजिए औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया का तापमान हम मान लेते हैं कि 15 डिग्री था,
तो वहां से केवल 1.5 डिग्री यानी 16.5 डिग्री तक की वृद्धि एक तरह से अनुमति दी जाएगी। और वर्तमान में हम देखें तो यह स्तर काफी ज्यादा है। तो हमें एक तरह से पूर्व औद्योगिक जो क्रांति का स्तर है वहां से 1.5 डिग्री तक की जो वृद्धि है वहां तक तापमान वृद्धि जो पृथ्वी की है वो एक तरह से लेकर आनी है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति है उसमें माना जा रहा है कि 1.5 डिग्री का ये जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए कोई विश्वसनीय मार्ग एक तरह से नहीं दिख रहा है और ना ही विश्व के अलग अलग देश उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पेरिस समझौते में हम देखें तो पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस की स्थिति भी अगर बनती है तो माना गया कि एक तरह से बड़े पैमाने पर गर्मी की स्थिति, सूखा, पानी के संबंध में तनाव की स्थिति, मतलब पानी की जो उपलब्धता है वो कम होगी। तो इस तरह की जो चरम घटनाएं हैं वो होंगी। और मौसम के संदर्भ में आप देखें जो चरम घटनाएं वो चाहे अत्यधिक वर्षा या अत्यधिक सूखा वो हो सकता है। तो ये सब कहीं ना कहीं मानव जीवन को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे और ये 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि के लिए कहा जा रहा था। तो इसीलिए हम 1.5 डिग्री के लक्ष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि 1.5 डिग्री क्या हम 2 डिग्री के लक्ष्य तक भी स्थिति में नहीं जा पा रहे हैं। यानी अगर हम पूर्व औद्योगिक स्तर पर जो तापमान हमारा था यानी अगर हम 15 मान लें तो हम 17 की स्थिति में भी नहीं जा रहे हैं। 16.5 तक लाना तो एक तरह से दूर की बात है। तो जो भी हमने पेरिस समझौते में एक तरह से वादे किए थे वो लगभग पूरे होने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। यूएनईपी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर हम वैश्विक ताप वृद्धि को एक हमारा 1.5 डिग्री का जो लक्ष्य है वहां तक लाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग देशों को अभूतपूर्व रूप में कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो वर्तमान में जो स्थितियां हैं उससे अलग हटके हमें प्रयास करने होंगे, तभी इस लक्ष्य के आसपास हम पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट में अलग अलग उत्सर्जकों की जो स्थिति है उसके बारे में भी सूचना दी गई है और ये कहा गया है कि भारत और 6 अन्य शीर्ष जो उत्सर्जक हैं कोविड-19 की बाद की जो स्थितियां हैं उनमें वहां पर उत्सर्जन में काफी वृद्धि हुई है। अगर हम 7 शीर्ष उत्सर्जकों की बात करते हैं, किसकी? ग्रीन हाउस गैस की, हरित गृह गैसों की, तो इसमें चीन, यूरोपीय संघ के 27 देशों का समूह, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका एक तरह से शामिल है। तो ये 7 अलग अलग देशों का जो समूह है और उसमें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवहन के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है उसको जोड़ दें तो दुनिया में 2020 में अगर हम देखें तो कुल हमारी जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है उसका 55% इनके द्वारा मिलकर किया जाता है। सामूहिक रूप से आप देखें G20 के जो देश हैं वो विश्व में हरित गृह गैसों का 75% उत्सर्जन करने के लिए जिम्मेदार है। अगर हम वैश्विक स्तर पर औसत प्रति व्यक्ति हरित गृह गैस के उत्सर्जन की बात करें तो 2020 में यह आंकड़ा 6.3 टन CO2 के समकक्ष था। इसे हम टन CO2 इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, TCO2e, इसी को हम कहते हैं टन CO2 समकक्ष। तो औसत रूप में आप देखें प्रति व्यक्ति वैश्विक रूप में जो हमारा हरित गृह का उत्सर्जन है वो 6.3 टन CO2 समकक्ष है। अगर हम यहाँ पर देखें तो नंबर 1 पर इसमें पोजीशन में अमेरिका है क्योंकि वहां पर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 14 टन CO2 इक्विवेलेंट है। दूसरे स्थान पर आप देखें तो रूस की स्थिति 13 टन के साथ में है। तीसरे स्थान पर चीन है 9.7 टन। चौथे नंबर पर अगर हम देखें तो ब्राजील और इंडोनेशिया है 7.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और अगर हम 5वें स्थान पर देखें तो 5वें स्थान पर आ जाता है यूरोपीय संघ जहां पर उत्सर्जन 7.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। भारत में अगर हम प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की बात करते हैं तो हम वैश्विक औसत से बहुत नीचे हैं। वैश्विक औसत कितना है? 6.3 टन। भारत में केवल 2.4 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट एक तरह से माना गया है। अलग अलग देशों के द्वारा अगर हम ग्रीन हाउस गैस हरित गृह गैसों की बात करते हैं जैसे CO2 है तो उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए बिना शर्त और शर्त के साथ में कुछ एक तरह से नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान बनाए गए थे जिनको हम NDC कहते हैं। यहाँ पर यह माना गया कि वर्तमान में जो नीतियां हैं उसके आधार पर उत्सर्जन की तुलना में अगर हम 2030 में देखें तो वैश्विक स्तर पर 5 और 10% की कमी आएगी। यानी शर्त वाले जो एक तरह से उत्सर्जन है उसमें 5% की कमी और बिना शर्त जो उत्सर्जन की कमी की बात की जा रही है वो 10%। अगर हम वैश्विक ताप वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहते हैं इस रूप में बिना शर्त वाले जो लक्ष्य है उनको हमें 5 की जगह 30% तक लाना पड़ेगा और सशर्त यानी शर्तों के साथ जो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य के योगदान है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा और ये 10% से बढ़ाकर 45% करना पड़ेगा। यूएनईपी का यह भी प्रमुख रूप से कहना है कि जो भी एक कार्बन बजट है यानी जितना एक तरह से कार्बन का उत्सर्जन करने की अनुमति दी जा सकती है नियंत्रित रूप में वो हम कर सकते हैं 2030 के बाद भी अगर हम हानिकारक गैसों के उत्सर्जन में तेजी से गिरावट लाते हैं। तो कुछ कार्बन की स्थिति उत्सर्जन की बनी रहेगी 2030 के बाद भी अगर अभी हम उत्सर्जन में तेजी से गिरावट लाते हैं।
अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 2030 के बाद हम देखें तो कार्बन उत्सर्जन करने की स्थितियां हमारे लिए बहुत सीमित हो जाएंगी। 2030 के बाद हमारे पास विकल्प कम से कम रहेंगे, क्योंकि तब तापमान इतना बढ़ चुका होगा कि हमें उत्सर्जन को कहीं ना कहीं घटाना ही पड़ेगा। तो हमारे पास जो समय बचा हुआ है इसमें हमें कार्बन उत्सर्जन को घटाने के प्रयास बढ़ाने होंगे। अंतिम रूप में अगर हम आगे की राह की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यह कहना है कि उत्सर्जन का जो अंतर है उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी तरह का रोड मैप या किसी योजना की कमी है, और योजना जब तक नहीं होगी तब तक हम बड़े पैमाने पर जो लक्ष्य है उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें केवल इस दशक की बात नहीं करनी है, यानी हम 2030 तक की बात नहीं कर रहे हैं, हमें प्रमुख रूप से 2050 तक के लिए जो लक्ष्य हैं वहां पर भी प्रमुख रूप से एक रोड मैप या योजना बनानी पड़ेगी, तभी हम जलवायु परिवर्तन की स्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी एक बड़ी जो बाधा है वो वित्त को लेकर है, यानी अगर किसी भी देश में जो गरीब है वहां पर मान लीजिए बिजली उत्पादन की जगह पर वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहता है तो उसके लिए उसके पास निवेश नहीं है। तो वर्तमान में जो भी जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए निवेश किए जा रहे हैं उसमें 10 गुना वृद्धि करने की आवश्यकता है, तभी हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। वैश्विक स्तर पर आप देखें, माना जा रहा है कि तकनीक जो कार्बन उत्सर्जन कर रही है उसकी जगह पर नई तकनीक को लाना उतना आसान नहीं होता। जैसे अगर हम वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन की बात करें तो यह कार्बन उत्सर्जन करने के लिए काफी उत्तरदायी है, लेकिन हम इस्पात उत्पादन की जगह पर एक नया वैकल्पिक रूप में कोई तकनीक ला पाए हैं यह अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक इस्पात के विकल्प के रूप में एक ऐसी तकनीक नहीं लाई जाएगी जिसका उपयोग करके हम विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाए, तब तक इस्पात के उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन की जो स्थितियां हैं उसको नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन प्रौद्योगिकी के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है उनको प्रतिस्थापित करने के लिए नई तकनीक को भी तेजी से लाने की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रमुख रूप से आवश्यकता यह है कि नवीन तकनीक के विकास के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किए जाएं। यह हमारा 28 अक्टूबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।